नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है इस वीडियो के अंदर। फिर से एक इम्पोर्टेंट है ये आज के लिए, क्योंकि आज आपका पॉलिटिकल का पेपर कंप्लीट हो चुका है। राजनीतिक विज्ञान का पेपर संपूर्ण तरीके से आज कंप्लीट हो गया है। तो इस पेपर की जो अब आंसर की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमने कल दो इम्पोर्टेंट वीडियो दी थी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दोनों बुक की। एंड उसके साथ उसी के साथ जस्ट 1 घंटे बाद हमने कल रात को एक मॉडल पेपर डाला था, पिछले साल का पेपर। तो अब उनसे भी बताऊंगा मैं कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। लगभग लगभग 80% जो क्वेश्चन है, 85% 90% क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो चलते हैं आंसर की बात करते हैं, और क्वेश्चन भी बताऊंगा आपने पहुंच कहाँ तक है और कहाँ तक ये पेपर बना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा आंसर की का। वो फर्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना की गई। तो देखो, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 1967 के अंदर हो जाएगा। उसके बाद शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर 1972 हो जाएगा। अपनी क्लासेस के अंदर से ही क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मैंने आपको कल जो मॉडल पेपर डाला था पिछले साल का, उसी साल से ये क्वेश्चन उठाया गया है। 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, 1971 में चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बताया था, और ये वहाँ से आ गया है। तो इसका राइट आंसर है, गरीबी हटाओ नारा। ठीक है। उसके बाद एंड क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, तो वहाँ पर अगर हम चलते हैं, तो स्वतंत्रता भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ है। तो ये 1952 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा लिख लो। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने ये पेपर डाला था, और ये क्वेश्चन के ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, सीधे वो के वो आ गए। चाहे आप जाकर चेक कर सकते हो, अभी वो लास्ट वीडियो है, 800-900 व्यूज आ रहे हैं उस पर, उस वीडियो को चेक कीजिएगा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले, तो भाई साहब इस क्वेश्चन की मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आपने अगर पॉलिटिकल अच्छी पढ़ी है तो इसके आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने में से अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा तारीफ भी नहीं करूँगा, तो सीधे इसके आंसर की बात कर लेते। फटाफट आपको इनके सही मिलान करने थे। तो देखो, जो नंबर 1 ऑप्शन है, 1950 से 1964 के दौरान भारत के विदेशी नीति के जो लक्ष्य थे, इसके अंदर हमको ऑप्शन नंबर 2 को भर देंगे, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसका जो ब है, पंचशील सिद्धांत, इसका अगर संबंध पूछे तो ये, इसका जो संबंध पूछे तो इसकी तो इसका जो पंचशील का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये इसकी एक सिद्धांत था। ठीक है। उसके बाद बांडुंग सम्मेलन आपसे पूछ लिए जाए, तो आप इसका कर सकते हो, इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई, और ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट का जो ऑप्शन है आपका दलाई लामा, तो ये एक तिब्बती धार्मिक नेता जो सीमा पार कर कर भारत में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको एक एक लाइन अगर आपसे जाननी थी, इसलिए बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन आपसे डाला है कि बच्चे कितने बुक को रीड करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात कर ली जाए, तो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से लगा लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा AGG, यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आप कर लीजिएगा। गेट है इसका जो राइट आंसर, GATE, और ऑप्शन तो अपना बिल्कुल ठीक था ये। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर लगा लीजिएगा, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन पूछा था, तो इसके अंदर आप ऑप्शन नंबर द कर देते हो, तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देश के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो ये एक गलत ऑप्शन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने कहा था NCERT की जड़ें खुदवा दी आपसे, बिल्कुल राइट पर्सन आपसे पूछा है। ठीक है। तो अब इनको आप क्या करना है, काल क्रम के हिसाब से लगाना है, सबसे पहले कौन सा, सबसे बाद में कौन सा। ठीक है। तो नंबर 1 पर जो इसका ऑप्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, रूसी क्रांति। इसको आप नंबर 1 पर रखते हैं।
नंबर 2 का अगर बात की जाए तो अफगान संकट, ये नंबर 2 है, ए ऑप्शन। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो जो स है वो नंबर 3 पे आएगा आपका, बर्लिन की दीवार का गिरना। और नंबर 4 की आपसे पूछ लिया जाए तो ब है ना, ये आपका नंबर 4 पे आएगा, तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसकी बात कर लेते हैं। द इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशियन वे यानी आसियान शैली क्या है, तो इसके बारे में आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसियान के सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोग पूर्ण कामकाज की शैली को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने एमसीक्यू कर लिए, और हूबहू लगभग 6-7 एमसीक्यू हमारे पेपर से आए थे। और अब बात कर लेते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी रिक्त स्थान की। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से आंसर लगा देंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो, खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है। हमने इंपॉर्टेंट में फर्स्ट क्वेश्चन डाला था, शीत युद्ध किसका प्रतीक है, तो वो बर्लिन का दीवार, आपको उसका आंसर करना था बर्लिन की दीवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्लिन की दीवार, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्लिन की दीवार। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बर्लिन की दीवार, ठीक है, यहाँ पर बर्लिन की दीवार, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। ये देखो, एक बच्चे का पेपर लिया था मैंने, इसने लिख रखा है विश्व में शांति बनाए रखना। क्या करना, विश्व में शांति बनाए रखना। तो शांति का जो एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, रिक्त स्थान का। तो यहाँ पर 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए, एज इट इज। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आया है, लास्ट वीडियो के अंदर से हमने इसको बताया था। तो सिंधु जल संधि, कौन सी जल संधि, सिंधु सिंधु जल संधि, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में शुरुआती दौर में विकास की खालिस्तान नीति अपनाई। तो शुरुआती दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, जर्मनी बर्लिन का एकीकरण वर्ष में किया गया। तो देखो, जो एकीकरण था उनका 1990 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1990 के अंदर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति की लीडर हैं। तो इसका अगर आपसे ऑप्शन पूछे तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये आ ही गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वन लाइनर के क्वेश्चंस हैं। 19वां क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम लिखिए। तो देखो, WHO ये वर्ल्ड लेवल पर काम करने वाली एक ऐसी संस्था है जिसमें क्या होता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके ये इसकी फुल फॉर्म थी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया। तो देखो, ये 1992 के अंदर रियो डी जेनेरा ये सम्मेलन था, ये ब्राजील के अंदर किया गया था, ठीक है। तो इसी ये क्वेश्चन एज इट इज हमारे यहाँ से ही रिपीट हुआ है। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन यहाँ से आपसे पूछा गया है, और हमने यहाँ पर आपको बताया था रियो डी जेनेरा। तो एक ही बात है, बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, तो ये पर्सन भी आया है हमारे यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, ताशकंद समझौता कब व किसके मध्य हुआ। लो भाई साहब, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये बताया था और अब आपको ये देखने को मिल चुका है। ताशकंद समझौता भाई इजी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1996 के अंदर, 1966 के अंदर हुआ था ये, सॉरी 1966 के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता था और ये आया, और इम्पोर्टेंट से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली है, मुझे पता है यार, आपकी एक्सरसाइज हुई है। बस बोर्ड हर बार कुछ लैंग्वेज चेंज कर देता है, जैसे कि इस बार शीत युद्ध के दौर से काफ़ी ज़्यादा पर्सन पूछ रही है, जबकि वो चैप्टर तो सिलेबस में ही नहीं है। तो आगे उसकी बात करेंगे। सिंडिकेट क्या थी, तो ये देखो, ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर आ गया ये क्वेश्चन। कांग्रेस प्रणाली के प्रभावशाली जो नेता है ना, प्रभावशाली, कैसे नेता, प्रभावशाली, ठीक है, प्रभावशाली जो नेता है वो क्या कहलाते हैं, सिंडिकेट, जो मतलब मुख्य मुख्य होते हैं, मेन। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सार्क का पूरा नाम, लो भाई साहब, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी हमारे यहाँ से आया है। बताओ मैंने छोड़ा क्या है, एक दिन में हम आप बच्चे की जान लोगे कि किसी की, जो नहीं, जो बताए हैं वो एज इट इज सीधे के सीधे आए हैं। तो इसका कर लीजिए, सार्क का कर लीजिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1956। अगर आप ये करके आए हो ना, तो भाई आपका एक नंबर कोई नहीं काट सकता।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 मैंने सेट कर दिया है, आसियान का पूरा नाम लिखिए और आसियान की स्थापना का उद्देश्य भी लिखिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसको भी कराया था आपको, बट आपने ध्यान नहीं दिया मेरे हिसाब से, या फिर आपने इसको किया नहीं किया, काफ़ी बच्चे ने कहा नहीं किया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके उद्देश्य भी आप लिख सकते थे, हमारे यहाँ से हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई थी। फिर आपने अब कहोगे टेलीग्राम नहीं, तो भाई ज्वाइन करो ना, कब करोगे, पीडीएफ आपके हाथ से निकल रही है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, 1977 में लोकसभा चुनाव की किस पार्टी ने सत्ता प्राप्त की थी। तो 1977 में आपसे पूछा जाए तो जनता पार्टी अगर आपने किया है ना, जनता पार्टी, तो भाई साहब आपका बिल्कुल राइट है और आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। एंड क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जाए कि सोवियत प्रणाली क्या थी। देखो ये रूस की एक प्रणाली थी सोवियत प्रणाली, ये किस पर टिकी हुई थी, ये समाजवाद पर टिकी हुई थी। ये सब कुछ सबका है, सब कुछ सबका है, किसी एक का नहीं चलेगा काम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का ले लेते हैं नाम, ग्रैंड अलायंस, ग्रेड अलायंस क्या है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप कर सकते हो उसमें विपक्षी दलों का गठन। जब विपक्षी दल आपस में मिलकर क्या कर देते हैं, एक पार्टी सी बना लेते हैं भाई साहब, गठन कर लेते हैं एक दल का, वो क्या है, ग्रेड अलायंस दल। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के नाम। स्थायी सदस्यों के नाम, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ ये एक बहुत बड़ी संस्था है, इसके अंदर कुछ स्थायी सदस्य यानी देश हैं, उनके नाम लिखने थे आपको। जैसे कि मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, कुछ देश थे, अमेरिका थे भाई, एक तो अमेरिका आपने किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड आपने फिर ब्रिटेन किया है ना, ब्रिटेन, तो भाई आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये भी राइट है। और रूस था, और एक था आपका, मैं एक बार साफ करके लिख देता हूँ, एक था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस था, और लास्ट एंड फाइनल आपका था चीन। बस ये 5 देश आपने लिखने थे और एक नंबर आपका था। उसके उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, भारत पाक के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था। तो भारत पाक के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा था जो कश्मीर विवाद था ना, कश्मीर की सीमा को लेकर विवाद, कश्मीर विवाद। ठीक है, ये था। ठीक है, ये लड़ाई करा देता था हर बार। तो इसके बाद यहाँ पर बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आतंकवाद। और मैं बता दूँ, ये तो बताना ही भूल गया मैं, क्या कि ये जो भारत पाकिस्तान विवाद, ये हमारे वीडियो से एज इट इज टपके हैं, सीधे छपे हैं। और यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन बताया था आपको, ये सार्क, ये भी हमारी वीडियो से, और सिंडिकेट ये भी हमारे वीडियो से आए हैं। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रवाद का उदय, ये इम्पोर्टेंट में भी था, मॉडल पेपर में भी था, लास्ट ईयर के पेपर में भी था, और आपके कल आज जो पेपर हुआ इसमें भी है। तो क्षेत्रवाद के उदय लिखने तो बहुत ईजी है। सोवियत संघ का विघटन कारण, कितने रो के बताया था मैंने, ये पहले चैप्टर से ही आया है, 2 ध्रुवीयता का अंत, रो के बताया था उनका विघटन क्यों हुआ था, क्या ऐसे कारण आ गए थे जो उनका विघटन हो गया था। तो ये आपको चीख चीख के बताया था, नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हरित क्रांति हो गया। उसके बाद परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर थी, तो इसकी मैंने सीधी सीधी बताई थी, इसकी अवधारणाएं लिखनी थी, और इसकी अवधारणाएं लिख देते तो दोनों एक एक साइड, तो इसमें अंतर भी, डिफरेंस भी हो जाता। तो ये मैंने आपको बताई थी, ये भी आपका एज इट इज बताया था, पर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या करें, तो ये आया था। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही सीधे के सीधे आया है। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रियो सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ है। तो भाई अब जब आपने रियो जो सम्मेलन है वो जब पढ़ ही लिया, तो उसके परिणाम भी आपको पढ़े लेने चाहिए थे, और पढ़े होंगे, बहुत होनहार हो आप, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। 37 में क्या पूछा था, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुए। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, ये हमने कब का करा दिया था, पिछले साल ही करा दिया था। अब तो तुम क्या बात करोगे। और आज चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था किस तरह भिन्न है, ये भी है। भाई देखो ये क्वेश्चन नहीं कराया था हमने, ये क्वेश्चन का नेक्स्ट अलग लेवल का ये आया है आपकी बार। उसके बाद वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की क्या योगदान है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, ये भी नहीं आया, नहीं दिया था हमने इम्पोर्टेंट के अंदर। फिर भारत का ये भी नहीं दिया था इम्पोर्टेंट के अंदर। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सीट के पक्ष के तर्क दीजिए। अरे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट के अंदर दिया था कि नहीं, पीडीएफ चेक कर लेना अभी जाकर, अगर विश्वास नहीं है तो दिया था, बिल्कुल दिया था। और इसके आंसर आपने किए होंगे। 42वां यूरोपीय संघ का सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में क्या भूमिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न छप गए सारे के सारे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुधार का अर्थ बताइए, और परिषद का पूर्ण गठन ये भी आपको बताना था। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर, कि भाई साहब ये आपके साथ किस तरह का हलवा बना है।
किस तरह की ये गाजर फाग बना है या फिर बर्फी बनी है कि जो शीत युद्ध जो का दौर है, जो चैप्टर है, वो दौर जो गया 2 साल पहले, जिसको सिलेबस से ही उड़ा दिया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, एनसीईआरटी एसोसिएशन के द्वारा। बट अब मैं क्या करूं कि ये चैप्टर से 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे गए। अब मैं कहाँ पर जाऊं गुरुजी, मैं कहाँ पर जाऊं? अरे कहीं नहीं जाना है, अब यहीं पर रहना है, क्योंकि अर्धवार्षिक के जो नंबर है वो स्कूल से जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, पर बोर्ड के अंदर अच्छे से तैयारी करनी है। बट ये चैप्टर हटा दिया गया है, बोर्ड ने कुछ नंबर आपके काटने का प्रयास किया है, पर आपने तो हमसे पढ़ा है, दो ध्रुवीयता का अगर आपने कुछ इसमें लिखा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगली बार इसका भी जबरदस्त कैप्सूल दूंगा मैं। और उसके बाद वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, एज इट इज, सीधा का सीधा ये प्रश्न बना है। मैंने इसका एक ही बताया था, ये भी सोवियत संघ के विघटन का कारण ये प्रश्न, और ये वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, और वैश्वीकरण में भारत के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, और वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की व्याख्या। जो नीचे के 3 प्रश्न हैं जिनके नंबर हैं 5-5, वो मैंने आपको बताए थे, एज इट इज़ आ गए हैं। अब हमारी ड्यूटी ख़त्म, और ये आंसर की होती है यहीं पर ख़त्म। कैसी लगी आंसर की कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, अपने नंबर बता दीजिएगा कितने नंबर आपके आए हैं और हमारे से कितनी मदद आपको मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है। अगली जो पेपर की तैयारी, हम आपकी हिंदी साहित्य का पेपर लेके आएंगे ज़बरदस्त। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे कि आज़ादी का बाद का स्वर्णिम भारत, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।